हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम जो आपका कॉम्पेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हम यूनिट 4 रूस उसको कवर करने वाले हैं। हम आज की इस वीडियो में आपको जो रूस चैप्टर है यूनिट 4 उसको हम पूरी तरीके से आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एंड इसके पहले की आपकी जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की जो 3 यूनिट्स है उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है एंड इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया। अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट को वॉच नहीं करा है तो आप अभी के अभी जाकर बाकी की जो पुरानी वीडियोस है उनको भी देख सकते हैं। और जो भी हमने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो क्रिएट करा है आप वन बाय वन उन सारी वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि रूस से रिलेटेड है। एंड इसके अंदर हम आपका यूनिट 4 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड्स आपको एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए। एंड अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक आपको शेयर जरूर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाए। तो आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। रूस, जिसे आधिकारिक रूप से रूसी संघ या रशियन फेडरेशन कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। रूस का आप मैप में भी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि रूस लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। या यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं जो है वो 14 देशों से लगती है। यानी ये जो है यूरोप और एशिया के महाद्वीपों में फैला हुआ देश है तथा जो रूस की सीमाएं हैं वो 14 देशों से लगती है। 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं जो है रूस अपनी सीमा जो है साझा करता है या उनसे टच होकर रूस की जो सीमाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 1.7 वर्ग किलोमीटर। और जो इसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश बनाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो देश है हमारा वो रूस है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 14 करोड़ 2024 के अनुसार इसकी जो है वो जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। इसकी राजधानी और प्रमुख शहर की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को और अन्य प्रमुख शहर जो है इसके वो सेंट पीटर्सबर्ग है, नोवोसिबाका है, योकोतिरम्बागा और काजना जो है इसके प्रमुख शहर हैं। इसके भाषा और धर्म की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से भाषा बोली जाती है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी है। यानी रूस की जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी है। तथा धर्म की बात करें तो रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म प्रमुख है, लेकिन इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म में भी अनुयायी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी मेन धर्म तो वहाँ पे ईसाई है लेकिन अन्य धर्म के भी लोग हमें रूस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो रूस एक संघीय और अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है। संघीय और अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका होती है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन 2024 तक के जो है वर्तमान वहाँ के रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस की आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो संसाधन आधारित है। यह दुनिया का प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश है। यानी दुनिया का जो प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों में जो गिना जाता है तो वो रूस का भी नाम वहाँ पर सामने हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें रूस का जो है रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान क्षेत्र में भी अन्यत विकास हमें देखने को मिलता है। यानी वो अत्यंत विकसित देश भी है और विज्ञान के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो उसमें अपना विकास उन्होंने वहाँ तक भी अच्छे से कर रखा है। प्राकृतिक संसाधन और जलवायु की बात करें तो रूस में विशाल वन क्षेत्र, नदियाँ, झील और पर्वत हमें देखने को मिल जाएंगे। जलवायु ज़्यादातर वहाँ की जो है वो ठंडी होती है, खासकर साइबेरियन क्षेत्र में, और गर्मियों में मौसम कुछ स्थान पर हल्का गर्म होने का भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद जार का शासन का अंत हुआ और सोवियत संघ यूएसएसआर की वहाँ पर स्थापना हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बना। और इसके सांस्कृतिक और परंपरा की बात करें
तो रूस की संस्कृति में साहित्य, संगीत, कला और अन्य जो प्रावधान है वो भी हमें चाहे वो कला हो गया, नृत्य हो गया या संस्कृत हो गया, ये सारी चीज़ें हमें जो है वहाँ की संस्कृति में हमें देखने को मिलती है। स्थापत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक जैसे लियो टास्लो और अन्य लेखक भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। संगीतकार है वहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो सारे संगीतकार भी हमें वहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप रूस के किसी खास पहलू जैसे इतिहास, सांस्कृतिक या किन अजीब बातों को अगर हम देख सकते हैं, तो हम जो है उनको भी आगे अच्छे से समझने वाले हैं। जितने भी जो इनके विशेष पहलू हैं, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो गया, इन सारी बातों को भी हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो ये देख सकते हैं आप, ये रूस का नक्शा है। तो आप देख सकते हैं कि जो रूस की सीमाएं हैं वो कितने दूर तक फैली हुई है। 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है इसकी सीमाएं हमें देखने को। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि रूस अन्य देशों के साथ भी जो है सीमा साझा करता है, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके फ्लैग की बात करें तो रशिया का जो फ्लैग है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ वहाँ का फ्लैग है। तो ये था रूस का परिचय। अब हम देखेंगे रूस के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम रूस की राजनीतिक परंपरा और संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे कि वहाँ की जो राजनीतिक परंपरा है वो कैसी है, तथा वहाँ पे रूस का जो संविधान का विकास हुआ, रूस में जो संविधान लागू हुआ वो किस प्रकार से लागू। जारा शासन की परंपरा की बात करें तो उस 1547 में इवन चौथे ने पहली बार जारा की उपाधि ली। यानी जो इवन चौथे थे उन्होंने जारा की उपाधि धारण करके रूस में सदियों तक एक राजशाही प्रणाली को चलाया, तथा जहां पर जारा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था और उसे पूर्व सत्ता प्राप्त थी। यह तानाशाही व्यवस्था जो है 1917 तक लगभग चली। यानी रूस के अंदर पहले जो है राजशाही शासन था और वो लगभग जो है हमारे पास यहाँ पर 1917 तक जो है ये चली। यानी 1547 से लेके 1917 तक का रूस के अंदर हमें जो है राजतंत्र देखने को मिलता है। तथा रूस के क्रांति और सोवियत संघ की बात करें तो 1917 की अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक पार्टी, जिसमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जारा शासन को समाप्त किया जाता है। यानी जो है 1917 के अक्टूबर क्रांति के बाद जो है वहाँ पर जो भी राजतंत्र था उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद रूस में जो है कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित सोवियत संघ की स्थापना की जाती है, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। सोवियत संविधान जो है 1924, 1936 और 1977 के तहत एक दलीय शासन व्यवस्था थी। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में रह सकती थी। यानी एक इन्होंने इस तरीके से कर रखा था कि सत्ता में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। जनता के अधिकार केवल कागजों में ही थे। असल में सरकार की आलोचना करना अपराध माना जाता था उस समय। यानी किसी भी पब्लिक के पास या किसी भी नॉर्मल इंसान के पास इतना ज़्यादा राइट्स नहीं था कि वो वहाँ की सरकार के अगेंस्ट बोल सके या उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। सोवियत संघ का विघटन और नया रूस की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रूस एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। 1993 में नया रूसी संविधान लागू हुआ जो आज भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। यानी पूर्णता जो है रूस का जो संविधान लागू हुआ वो 1993 में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें रूस का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा, यानी जो रूस में अभी इस टाइम पे वर्तमान में जो संविधान लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, उसकी बात करें तो रूस एक संघीय अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य है, जहाँ की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता विदेश नीति और सुरक्षा नीति का प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है कि वो देश का एक सर्वोच्च नेता होता है। वो किसी भी प्रकार की विदेश नीति बना सकता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी मुद्दों पर वो बात कर सकता है। यानी उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये भी सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता, वो गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। अतिरिक्त नीति और प्रशासन का नेतृत्व भी ये करता है। यानी प्रधानमंत्री को सीमित अधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रपति के पास ज़्यादातर अधिकार हमें देखने को मिलते हैं रूस के अंदर। वहाँ पे द्विकासीय संसद है। यानी द्विकासीय संसद ये है कि वहाँ पे एक राज्य डूमा है जिसे लोअर हाउस कहते हैं और एक संघीय परिषद है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। वर्तमान राजनीतिक परंपरा और व्यवहार की बात करें तो 2000 से व्लादिमीर पुतिन रूस के राजनीति में प्रभावशाली नेता के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी अभी जो वर्तमान में भी रूस के जो हमें वहाँ के राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। आलोचक मानते हैं कि रूस में लोकतंत्र सीमित है और सरकार की आलोचना करने वाले पर कार्रवाई की जा।
मीडिया और न्यायपालिका पर भी सरकार का नियंत्रण बढ़ा है, यानी मीडिया और न्यायपालिका पर भी सरकार जो है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है, यानी पूर्ण रूप से अधिकार वहाँ पे लोगों को भी नहीं दिया गया है और मीडिया को भी पूर्ण रूप से राइट्स नहीं दी गए हैं। रूस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, यानी मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूस, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि रूस का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, यानी रूस का संविधान लिखित और विस्तृत है, जिसे 12 दिसंबर 1993 को अपनाया गया था। यानी रूस ने जो अपना संविधान अपनाया वो 12 दिसंबर 1993 में अपना संविधान रूस ने अपनाया। तथा वहाँ के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रूस एक संघीय गणराज्य है जिसे कई गणराज्य और स्वयं सत्ता क्षेत्र शामिल है, यानी रूस एक संघीय गणराज्य जिसमें कई सारे क्षेत्र जो है वहाँ पर शामिल है। अर्धराष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है वो प्रमुख शक्तियां होती है, जैसे विदेश नीति, रक्षा, आपातकालीन अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही हमें देखने को मिलते हैं। यानी अर्धराष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि देश रूस जो देश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अधिकार दिए गए हैं वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं और प्रधानमंत्री को एक सीमित अधिकार दिया गया है। तथा इसी के बाद बात करें लोकतांत्रिक सिद्धांत की, तो संविधान जनता की संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल को मान्यता देता है। चुनाव के माध्यम से सरकार वहाँ पर बनती है, यानी चुनाव के माध्यम से वहाँ पर सरकार चुनी जाती है। इसी के अलावा बात करें मानव अधिकार की, वहाँ पे गारंटी दी जाती है, यानी रूसी संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय आदि अधिकार वहाँ पर शामिल है। सत्ता का विभाजन की बात करें तो वहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में हमें स्पष्ट विभाजन वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी वहाँ पे कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका तीनों विशेष रूप से वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा बात करें वहाँ के संवैधानिक न्यायालय की, तो संविधान की व्याख्या और संरक्षण के लिए एक संवैधानिक न्यायालय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी स्थापना वहाँ पर की गई है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि राज्य और धर्म अलग अलग है, यानी राज्य और धर्म को एक नहीं करा जा सकता, दोनों को अलग अलग बांटा गया है। किसी भी धर्म को सरकारी समर्थन नहीं प्राप्त है, यानी किसी भी धर्म को एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ावा नहीं दिया जाता है, किसी भी धर्म को गवर्नमेंट्स नहीं मानती है, सभी को समान रूप से वहाँ पर माना जाता है। राष्ट्रपति प्रतीकों की मान्यता की बात करें तो झंडा, राष्ट्रगान और राष्ट्र चिन्ह को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तथा इसी के बाद वहाँ के संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो संविधान में संशोधन संभव है, लेकिन इनमें एक विशेष प्रक्रिया और संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यानी वहाँ पे संशोधन किया जा सकता है संविधान में, लेकिन वहाँ पे संसद से जो है मंजूरी लेनी पड़ती है, देन उसके बाद आप वहाँ पे किसी भी प्रकार का वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अगर चाहो तो मैं अगर जो भी आप मतलब संसद में रिलेटेड यहाँ पे कौन रूस का समाज और अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रूस, तो रूस की जो समाज है यानी रूस की जो सोसाइटी है वहाँ के सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो रूस में 190 से अधिक जातीय समूह हैं। प्रमुख जो समूह है वहाँ पर जातीय वो है रूसी, तातार, यूक्रेनी, बास्किक और चुनाववादी जो है अलग अलग वहाँ पे हमें सोसाइटी में लोग देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग वहाँ पे जो है अलग अलग जातीय और समूह हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें वहाँ के धर्म की तो रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म जो है वहाँ पर प्रमुख है। इस्लाम, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी वहाँ पर मौजूद है, यानी जो मेनली धर्म वहाँ पे माना जाता है वो ईसाई धर्म को प्रमुख रूप से मान्यता दी जाती है, लेकिन वहाँ पे अन्य धर्म भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो इस्लाम हो गया, यहूदी धर्म हो गया या बौद्ध धर्म हो गया, इन सब के अनुयायी भी हमें रूस के अंदर देखने को मिलते हैं। वहाँ के भाषा की बात करें तो वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी है। स्थानीय स्तर पर कई क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, यानी लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है रूसी लैंग्वेज को ही काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा दर बहुत ही ऊंची है वहाँ पर, लगभग 99% वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो हमें देखने को मिलता है, चाहे वो विज्ञान यानी साइंस, मैथ्स या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमें वहाँ पे कोर्सेज या शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हमें देखने को मिलती है और इसी से ही रूस को एक वैश्विक पहचान भी मिलती है। स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार द्वारा संचालित सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली वहाँ पर लागू है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा भी
सीमित रूप से देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ा बहुत हमें कम देखने को मिल सकता है। जो विलेज टाउन वाले एरियाज़ होते हैं उसकी बात करें। इसके अलावा बात करें वहाँ के लाइफस्टाइल और परिवार की, तो शहरीकरण अधिक हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सिटीज़ में बसे हुए हैं। लगभग 75% जनसंख्या जो है वहाँ पर शहरों में रहती है। परिवार प्रणाली और आधुनिक होती जा रही है और परंपरा अभी भी वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से वहाँ पर देखी जा सकती है। इसी के बाद बात करें रूस की अर्थव्यवस्था यानी रशियन इकोनॉमी की, तो प्रमुख विशेषता जो है वहाँ की वो संसाधन आधारित है। यानी जो मेन उनका जो इनकम रिसोर्स है वो संसाधन, यानी जो कच्चे माल हो गए उनसे जो हमारे मेन रिसोर्सेज उनको देखने को मिलते हैं। जैसे रूस में तेल के काफ़ी ज़्यादा उत्पादक होती है, प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, हीरा धातु जो है वो प्रमुख उत्पादक के रूप में हमें वहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिससे उसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और आगे बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, आलू, जौ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उगाया जाता है। पशुपालन और डेयरी भी महत्वपूर्ण रूप से हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कृषि क्षेत्र से भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो है विकास हो रहा है और जो उनकी सोसाइटी है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें उद्योग में, तो भारी उद्योग, रक्षा, विनिर्माण, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टील, रसायन जैसे क्षेत्रों में भी हमें उद्योग देखा जा सकता है। रक्षा उपकरण और हथियार का भी बड़ा निर्यातक देश जो है वो रूस है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है रक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है और दूसरे देशों को भी ये जो अपना रक्षा के हथियार है उसको निर्यात करता है। इसी के अलावा बात करें सेवा क्षेत्र की, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और आईटी सेवा भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन सब चीज़ों का विकास हो रहा है। सरकारी नियंत्रण की बात करें तो प्रमुख उद्योग जैसे ऊर्जा, बैंकिंग और रक्षा पर सरकारी नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो यूरोप, चीन और भारत प्रमुख व्यापारिक भागीदारी के रूप में रूस का जो है भागीदारी निभाते हैं। यानी प्रमुख जो वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करता है वो भारत, चीन और यूरोप के अंदर प्रोडक्ट को सेल करता है, अपना इंटरनेशनल ट्रेड करता है। हाल के वर्षों में बात करें तो पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उन पर थोड़ा बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मुद्रा और बैंकिंग की बात करें तो वहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है और केंद्रीय बैंकिंग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से मैनेज करने का कार्य करता है। इसी के बाद बात करें जो दलीय प्रणाली, यानी वहाँ पे रूस के अंदर जो पार्टी सिस्टम है वो कैसी है उसकी बात करें। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि दलीय प्रणाली बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज पार्टी सिस्टम। तो दलीय प्रणाली उस राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो चुनाव में भाग लेते हैं तथा सरकार बनाते हैं और विपक्ष में रहने का भी कार्य वो करते हैं और नीति निर्माण में भी एक भागीदारी अपना निभाते हैं। यह प्रणाली किसी देश की राजनीतिक जो स्ट्रक्चर्स होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मेनली दलीय प्रणाली वो होता है जो किसी भी देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें जो है सरकार बनाने का भी कार्य करती है और जो अगर सरकार नहीं बना पाई तो वो एज अ अपोजिशन पार्टी के रूप में भी या रूलिंग पार्टी के रूप में भी कार्य अपना निभाती है और सारी भागीदारी वहाँ पर निभाती है। तो ये हमारा एक पार्टी सिस्टम कहलाता है या दलीय प्रणाली कहलाता है। दलीय प्रणाली की प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें वन पार्टी सिस्टम यानी एक दलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम यानी द्विदलीय प्रणाली और मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली यानी वन पार्टी सिस्टम। तो इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होता है जो सरकार चलाता है, यानी विपक्ष दलों पर यहाँ पर रोक होती है। उदाहरण के लिए बात करें चीन, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही एक दल है जहाँ पर कोई विपक्ष पार्टी वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। उत्तरी कोरिया और क्यूबा में भी इसी प्रकार से हमें देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम में कोई अन्य दल हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। द्विदलीय प्रणाली की बात करें टू पार्टी सिस्टम, तो इसमें दो प्रमुख दल होते हैं और एक ही बार में एक दल सत्ता में आते हैं। चुनाव अन्य छोटे दलों में भी मतलब जो चुनाव के में अन्य छोटे दल भी भाग लेते हैं, लेकिन सत्ता जो है वो दो प्रमुख दलों के बीच में ही घूमती रहती है। इसके उदाहरण की बात करें तो अमेरिका की जो
प्रणाली है। जैसे अमेरिका वाला हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियोस में, तो उसमें वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनली वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम्स हमें देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी मेन रोल्स अपना निभाती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। यानी मेनली यही दो पार्टी जो है वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका निभाती है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी हमें इसी प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ये दोनों चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं एंड प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, चैनल पे वीडियोस अपलोड है, आप जाके उनको वॉच कर सकते हैं अमेरिका और ब्रिटेन से रिलेटेड। अब बात करें बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो इसमें कई राजनीतिक दल होते हैं, कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं पाता है, इसलिए गठबंधन से सरकार बनती है, या कोई भी एक ऐसी प्रणाली जो है वो अधिकतम जो है और विचारों की विविधताओं को दर्शाता है। यानी ये प्रणाली अधिकतम जो है प्रतिनिधित्व और अन्य पार्टीज को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। इसके जो मेन उदाहरण है उसमें आप भारत, इटली और इजराइल मान सकते हैं। जैसे भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर कई सारी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है उसी की सरकार बनती है और वही सरकार चलाती है। इसी प्रकार से जो है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। फ्रेंड्स, आप बात करें रूस की दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम ऑफ रूस की, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आप वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट हमें ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रूस की दलीय प्रणाली का प्रकार। रूस में बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक दल जो है वहाँ पर वर्चस्व निभाती है। यानी है तो रूस के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन वन पार्टी जो है वहाँ की डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाती है, और इसमें कई राजनीतिक दल मौजूद है, परंतु वहाँ पर जो सत्ता पर है वो सत्ता में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी यानी यूनाइटेड रसिया का ही नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। यानी एक ही प्रमुख पार्टी जो है वहाँ पर जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, भले ही वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो क्या हुआ, रूस में प्रमुख राजनीतिक दल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूनाइटेड रसिया हो गया, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो व्लादिमीर पुतिन के समर्थन प्राप्त हैं, और स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी दल और संसद में बहुमत प्राप्त करते हैं। इनके विचारधारा की बात करें तो राष्ट्रवाद, केंद्रीकरण और पारंपरिक मूल्य की ये बात करते हैं। यह रूस की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पार्टी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन यानी CPRF, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जो कि पुराने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तराधिकारी है। विचारधारा इनकी जो है वो समाजवाद, राज्य नियंत्रण और सोवियत संघ की विरासत की ये बात करता है। यह विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन सत्ता में आने की संभावना इनकी काफ़ी रूप से कम ही हमें देखने को मिलती है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस यानी LDPR की बात करें तो ये इनके जो प्रमुख नेता है वो व्लादिमीर झिरनोकोव्स्की, जो कि एक मतलब अब इनकी विचारधारा की बात करें तो राष्ट्रवादी और कट्टर कभी विरोधाभासी हैं, तथा नाम की बात करें तो लिबरल है, पर विचारधारा अधिनियमवादी और रूढ़िवादी है। यानी इनके नाम की बात करें तो नाम में तो लिबरल शब्द है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है वो अधिनायकवादी और रूढ़िवादी रूप में हमें देखने को मिलती है। जस्टिस रशिया फॉर ट्रूथ की बात करें तो ये जो पार्टी है इसकी विचारधारा सामाजिक न्याय और जन कल्याण की है, और सत्तारूढ़ दल का समर्थन करती है, लेकिन खुद को एक विपक्षी दल के रूप में ये कहती है। और युवलोक पार्टी भी है, जो कि लिबरल विचारधारा, मानव अधिकार और लोकतंत्र का समर्थन करती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीति की पक्षधर है, और संसदीय प्रभाव बहुत कम रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्तमान राजनीति के माहौल की बात करें तो यूनाइटेड रसिया पार्टी का वर्चस्व वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। विपक्षी दल चुनाव में भाग तो लेते हैं, लेकिन उनकी बराबरी का मंच नहीं मिल पाता वहाँ पर, और वो पूर्ण रूप से बहुमत वहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी सरकार वहाँ पर नहीं बन पाती है। स्वतंत्रता और विपक्षी नेता जैसे एलेक्सेनी नेवलिनी को दमन और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सरकार वहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। चुनाव यानी रूस की चुनाव प्रणाली की बात करें, इलेक्शन सिस्टम ऑफ रूस, इसके अंतर्गत हम पहले ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रणाली का प्रकार वहाँ पे बात करें तो रूस में मिश्रित चुनाव प्रणाली यानी मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम लागू है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन,
प्रथम पिछला पूर्ण यानी FP TP है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व PR, और तीनों तत्व जो है ये मिलाकर वहाँ पर शामिल है। यानी वहाँ पर मिक्स इलेक्शन भी होता है, डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, FP TP इलेक्शन भी होता है, और PR इलेक्शंस भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो वहाँ पर कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, और उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% से अधिक वोट प्राप्त करने की वहाँ पर आवश्यकता है। अगर कोई उम्मीदवार 50% वोट नहीं पाता है तो दूसरा चरण यानी रन ऑफ इलेक्शन होता है, जिसमें शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच वहाँ पर मुकाबला हमें देखने को मिलता है। संसद की बात करें वहाँ के यानी स्टेट ऑफ डूमा का जो चुनाव होता है, रूस की संसद 2 सदनों वाली है, लेकिन निचला सदन यानी स्टेट ऑफ डूमा अधिक प्रभावी होता है। इसमें 450 सदस्य होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 वर्षों के लिए हमें देखने को मिलता है। विधायक चुनने की जो मिश्रित प्रणाली है उसकी बात करें, यानी विधायक चुनने के लिए मिश्रित प्रणाली वहां पर अपनाई जाती है। 225 सीटें यानी FP TP प्रणाली सीधे उम्मीदवार को वोट के द्वारा चुना जाता है, और 225 सीटों पे PR प्रणाली में राजनीतिक दलों के द्वारा वोट से चुना जाता है, तथा PR प्रणाली में केवल वही दल सीटें पाते हैं जिन्हें 5% से अधिक वोट मिलते हैं। यानी PR प्रणाली में केवल वही विधायक बनता है जिन्हें 5% से अधिक वोट वहां पर प्राप्त होते हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ रशिया जो है वो चुनाव की निगरानी और संचालन करता है। इस पर निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जिम्मेदारी होती है, और इनकी अगर निष्पक्ष चुनाव को लेकर कई बार इनकी आलोचना भी हमें देखने को मिलती है। यानी मेनली वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ रशिया ही देखता है वहाँ के सारे चुनाव की मैनेजमेंट को। संघीय व्यवस्था की बात करें यानी फेडरल सिस्टम की, तो वहाँ पर संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे संघीय व्यवस्था है क्या। तो संघीय व्यवस्था एक राजनीतिक ढांचा है जिसमें शक्ति का वितरण केंद्र सरकार और राज्य प्रांतों के बीच किया जाता है। इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार यानी यूनियन या नेशनल गवर्नमेंट, राज्य यानी प्रांतीय सरकार जो कि स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेम उसी तरीके से हमें वहाँ पर भी देखने को मिलता है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता की बात करें तो शक्तियों का विभाजन होता है, यानी संविधान के मध्य से केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा हमें देखने को मिलता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए संविधान की सर्वोच्चता वहाँ पर होती है। दोहरी सरकार वहाँ पर होती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग सरकार के रूप में हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की व्याख्या और विवाद सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ पर पूर्ण रूप से जरूरी है, और वही अपनी भूमिका वहाँ पर निभाती है। संघीय व्यवस्था के लाभ की बात करें तो स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान करता है, विविधताओं को मान्यता है, और अधिनायकवादी की संभावना इसमें कम होती है, और जनता की भागीदारी काफ़ी बढ़ चढ़कर हमें इसमें देखने को मिलती है। संघीय व्यवस्था की प्रकार की बात करें तो एकीकृत से संघ की ओर की बात करें तो पहले एकीकृत देश था, फिर राज्य को शक्ति देकर संघ बनाया गया। यानी उदाहरण के लिए जैसे भारत और बेल्जियम। संघ बनाने वाला जो देश है उसकी बात करें तो स्वतंत्र इकाई मिलकर एक संघ बनाते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड। रूस के संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम ऑफ रूस की बात करें तो रूस एक संघीय गणराज्य यानी फेडरल रिपब्लिक है। इसमें 89 संघीय इकाई यानी फेडरल सब्जेक्ट है जिनमें शामिल है ये ओब्लिक रिपब्लिक, जातीय आधार पर कुछ स्वसत्ता कार्य, स्वसत्ता ओकार्गो और संघीय नगर यहाँ पर फेडरल सिटी जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो है हमें वहाँ पर संघीय व्यवस्था के रूप में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषता की बात करें यहाँ पर तो सभी इकाई और संविधान में समान मानी जाती है, लेकिन कुछ को अधिक स्वसत्ता वहाँ पर प्राप्त है। केंद्र सरकार यानी मॉस्को के पास अधिक नियंत्रण होता है, खासकर राष्ट्रपति के माध्यम से, यानी जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा अधिकार वहाँ पर दिए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावर जो है उन्हीं के पास है। रूस की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों की बात करें तो राज्य को सीमित स्वसत्ता दी जाती है, राजनीतिक केंद्रीकरण यानी पुतिन शासन में केंद्र का वर्चस्व बढ़ा है, जातीय और क्षेत्रीय असंतोष भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कुछ रिपब्लिक्स में अलगाववादी आंदोलन के रूप में भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं
कि रूस का संवैधानिक विकास और इसकी राजनीतिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप 1993 के संविधान से जुड़ा है, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद लागू हुआ। यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 1993 में वहाँ का संविधान लागू हुआ, ये संविधान रूस को एक संघीय अर्धराष्ट्रपति गणराज्य घोषित करता है, जहाँ राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद है। संविधान ने शक्ति पृथकीकरण की व्यवस्था की है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अलग अलग अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं। इसी के बाद बात करें, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जो विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन फैसले में भूमिका निभाता है। विधायक में 2 सदन वहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, जो कि ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल शामिल है, जो कानून निर्माण और बजट जैसे कार्यों में भाग लेता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में 2000 के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा है और यूनाइटेड रशिया पार्टी का दबदबा भी वहाँ पर स्थापित हुआ है। हालांकि संविधान ने लोकतांत्रिक सिद्धांत और संघीय ढांचे की बात की है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राजनीतिक विरोध और स्वतंत्र मीडिया पर प्रतिबंध के आरोप वहाँ पर लगते रहे हैं। वर्तमान में रूस की राजनीतिक व्यवस्था एक सतत केंद्रीकृत प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति और सरकार की नीतियां जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की पहचान को आकार देता है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो 1993 में सोवियत संघ के टूटने के बाद वहाँ पे 1993 में रूस का संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ और वहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली जो है वो सबसे अधिक भूमिका वहाँ पर निभाती है, तथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि सभी तरीके के अधिकारों की वहाँ पर रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का जो आपका रूस का टॉपिक था उसको हमने कवर करा। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस को नहीं वॉच करा है तो आप उनको जाकर चैनल पर वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अपने किसी 5 दोस्तों तक प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एंड एक अच्छा सा कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, आपका किसी भी तरीके का सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।